गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा फिनिश हो गया था और मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि आज से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। गुड इवनिंग अंजलि। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8। तो मैंने आपसे बोला ये चैप्टर इंपॉर्टेंट किस लिए है। एक तो सबसे पहली चीज, ये चैप्टर बिल्कुल न्यू है, मतलब इस चीज का कॉन्सेप्ट आपने कभी नहीं पढ़ा है ना। ट्रिग्नोमेट्री आप पहली बार पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 और 9 दोनों ही रिलेटेड है। अगर 8 आ गया तो ही आपको 9 आ पाएगा, तो इसको ना ध्यान से समझना। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? देखो, तो जो ट्रिग्नोमेट्री बेटा 3 वर्ड से मिलके बना है। ट्रिगोनमेट्री, इसका मतलब क्या है? ट्री मतलब ट्राई मतलब होता है 3। ट्री या ट्राई मतलब होता है 3, गॉन मतलब साइड्स एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट। मतलब ऐसा ब्रांच मैथ्स का या मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच जो किस पे क्या हमारा डिटरमाइन करता है, जो घूमता है आपके 3 साइड्स के मेजरमेंट पे। अब 3 साइड्स किसकी होती है ये पता है? कौन सी ऐसी ज्योमेट्रिक फिगर है जिसकी 3 साइड्स होती है? मैम ट्राइंगल। ट्राइंगल ना। दैट मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्री है ये पूरा किसके अराउंड घूमेगा? ट्राइंगल के अराउंड घूमेगा। ठीक है, चलिए। तो क्या बोला है? ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। नाम से पता चल रहा है भाई 3 साइड्स तो सिर्फ ट्राइंगल की होती है, तो उसी के लिए हम ये यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम करते क्या है, जो आपके ट्राइंगल की साइड और एंगल्स है ना उसके बीच रिलेशनशिप होता है। तो जितना भी है ना सभी साइड और एंगल के बीच में आपका घूमता रहेगा। ट्राइंगल के साइड्स और ट्राइंगल के एंगल्स के बीच में क्या बोला है? राइट एंगल ट्राइंगल आर इंपॉर्टेंट इन ट्रिग्नोमेट्री। सबसे मेन चीज, हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते ही कहाँ पे है? जब आपका ट्राइंगल राइट एंगल है। कहाँ यूज करते हैं? ट्राइंगल राइट एंगल आपका होना ही चाहिए। ठीक है, इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। अब यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं भाई, इसका काम कहाँ होता है? तो इस चैप्टर में तो इसका कोई यूज आपको दिखेगा नहीं, बट नेक्स्ट चैप्टर में आपका यूज दिखेगा इसमें, जब आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हो। हाइट एंड डिस्टेंस, तो मेन चीज इसका काम क्या है? हाइट और डिस्टेंस को मेजर करना। जैसे बिल्डिंग की हाइट, ठीक है, सबमरीन की डेप्थ कितनी है सरफेस ऑफ वाटर से, लैडर मतलब सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी कितनी ऊंची है, इस हिसाब से इसकी यूज होता है। एयरप्लेन की हाइट, मतलब मेन जो इसका काम है वो हाइट और डिस्टेंस को ही मेजर करना है। दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है। या तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई जहां मैं खड़ी हूँ और ऊपर एक काइट उड़ रही है, तो अगर मुझे डिटरमाइन करना है कि जो काइट है वो कितनी ऊंची उड़ रही है, उसके लिए भी यूज होता है अगर मुझे एंगल पता है। ठीक है, चलिए सभी को क्लियर है कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, है ना। यूजेस भी तो पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, हम ऐसे नहीं निकाल सकते ना किसी भी बिल्डिंग की हाइट। हम नापते कैसे हैं? जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं कैसे नापती जाती होगी, सोचो। ट्रिग्नोमेट्री की ही हेल्प से। ठीक है, चलिए। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट सभी को पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, है ना। जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो वही तो राइट एंगल कहलाएगा। और बाकी 2 एंगल्स एक्यूट होते हैं। एक्यूट मतलब 90 से छोटे ही होंगे ऑब्वियसली। भाई आपको पता है अगर एक एंगल एक एंगल आपका 90 डिग्री है तो बाकी दोनों तो 90 से छोटे ही होंगे ना, क्योंकि सम हमारा कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो अगर एक एंगल 90 है तो ये दोनों आपके एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मेजरमेंट हो सकता है। हाँ, आर्किटेक्चर जो होता है इसी को यूज करते हैं। सभी को क्लियर है? अब ये तो सभी को पता है कि भाई जो 90 डिग्री का एंगल होता है वही राइट एंगल कहलाता है। और उसके बाकी जो 2 एंगल बचे हैं वो हमेशा एक्यूट होंगे। एक्यूट मतलब 90 से लेस है। ठीक है, चलिए। तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को आप देखोगे तो यहाँ पे जो ए बी है और बी सी है और ए सी है, ये तीनों क्या है आपकी? ये तीनों हमारी साइड्स है। और इसमें 3 एंगल नजर आ रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी और सी इसके एंगल्स है। ठीक है, नॉर्मल चीज है। किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर में हम उसके एंगल्स और जो साइड है वो मेजर कर सकते हैं ना, देखिए आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज क्या होती है? अगर मैं हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो हाइपोटेन्यूज होती है आपकी
लॉन्गेस्ट साइड, किसी भी ट्राइंगल की जो सबसे लंबी साइड होती है वही हाइपोटेन्यूज कहलाती है ना। किसी भी ट्राइंगल की सबसे लंबी जो मेजरमेंट होती है जिस साइड की, वही हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं साइड अपोजिट टू राइट एंगल, जहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बना होगा ना, उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज रहेगा हमेशा। ये याद रखना क्योंकि यूज होता है, क्योंकि आपके एंगल चेंज होते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका फिर परपेंडिकुलर बेस चेंज होता रहता है। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है और हम इसे एच से डिनोट करते हैं। ये बेसिक बेसिक चीजें जो सबको पता है। बेस होता है बेटा adjacent of acute angle. In right angle triangle, the adjacent side of an acute angle is called base. जो भी acute angle है उसके जो adjacent है, बिल्कुल लगा हुआ, चिपका हुआ, वो ही हमारा बेस कहलाता है। बेस को हम बी से डिनोट करते हैं। सॉरी। परपेंडिकुलर क्या होता है? साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। अब ये जो एक्यूट एंगल है बेटा, यहाँ पे जो भी एक्यूट एंगल होगा, भाई जो भी एक्यूट एंगल होगा उसके जो अपोजिट होगा वो हमेशा हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। और परपेंडिकुलर को ही हम हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। परपेंडिकुलर मतलब ही हाइट है, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी को यहाँ तक क्लियर है? जितना मैंने आपको करवाया, जितना मैंने आपको बताया, सभी को क्लियर इतना? हाँ, बेस रिपीट कर दो। ठीक है बेटा, जो बेस है ना आपका, बेस हमारा क्या होता है? एक्यूट एंगल के एडजेसेंट वाला, जिससे चिपका हुआ रहेगा। अगर मैं बोलूं कि ए यहाँ पे एक्यूट एंगल है, जिससे चिपका रहेगा वो हमारा हमेशा बेस होगा। अब बेस की वैल्यू हम जनरली क्या बोलते हैं? छोटी होती है सबसे। जो बेस होता है वो सबसे छोटा होता है ना। सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूस होगा, फिर परपेंडिकुलर होगा, फिर बेस हो। बेस सबसे छोटा होगा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा भाई आपका? जहां पे 90 डिग्री का एंगल बना होगा, बिल्कुल उससे चिपका हुआ ऊपर की साइड पे हमेशा हाइट मानी जाएगी। ठीक है, चलिए। अब एंगल सी के अकॉर्डिंग देखो, मैंने आपसे क्या बोला कि एंगल के अकॉर्डिंग हमारे परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहेंगे। समझ रहे हो कैसे चेंज होंगे? आप वो समझो। अच्छा, यहाँ पे मैं एंगल सी के अकॉर्डिंग, अगर मैं एंगल सी को एक्यूट एंगल मान, अगर मैं एंगल सी को एक्यूट एंगल मानूं, तो जो ए बी है वो क्या होगी? चलो सबसे पहले सी ए की बात करते हैं। सी ए बेटा, हमने क्या बोला? जो 90 डिग्री का एंगल है उसके ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूस रहती है। तो ये जो सी ए है ये तो हाइपोटेन्यूस हो गई। सभी को क्लियर है? अब एंगल के अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर और बेस को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको ये जो सी ए, ये हाइपोटेन्यूस नजर आ रही है? आ रही है या नहीं? चलिए, अगर मैं एंगल सी के अकॉर्डिंग देख रही हूँ, एंगल सी मतलब ये मेरा एक्यूट एंगल है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग में चेक कर रही हूँ। तो अभी हमने बेस की बात करी थी। बेस क्या था? बेस की डेफिनेशन क्या थी अभी? एंगल एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल, है ना। मतलब साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल। अब देखो, एक्यूट एंगल के बिल्कुल बराबर में कौन सी साइड नजर आ रही है बेटा? बीसी नजर आ रही है। तो क्या ये बेस होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं? यस। अगर मैं परपेंडिकुलर बोलूं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परपेंडिकुलर क्या होती है? साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के अपोजिट वाली साइड। अब एक्यूट एंगल है सी से कनेक्ट कर रही हूं मैं, तो इसलिए यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो ए बी होगा। आप समझ रहे हो? यहाँ पे ये चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी सारी चीजें इसी के अकॉर्डिंग चेंज होंगी बेटा। अगर आप एंगल ए से देख रहे हो, अगर आप एंगल ए को एक्यूट मान रहे हो, तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा। अगर आप सी को मान रहे हो, वहां पे बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने कभी इतना सीरियसली देखा ही नहीं होगा इसको कि भाई परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। कभी देखा था आज से पहले? सोचा था इस हिसाब से कि एंगल के अकॉर्डिंग हमारे परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं? नहीं ना। बट आज हमने सीखा है और ये हमेशा होते हैं। अब देखना, मैं एंगल ए के अकॉर्डिंग चेक कर रही हूँ। अब देखो 90 डिग्री तो मेरा चेंज नहीं हुआ ना, वो तो बी पे ही है। तो इसके अपोजिट तो हमेशा ही हाइपोटेन्यूस रहेगा, तो सी तो चेंज नहीं हो रहा। अब मैं एंगल ए को एक्यूट मांगूंगी।
अब एक्यूट एंगल ए है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, बेस एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल, जो इससे चिपका हुआ है वही बेस है बेटा। इस बार ए बी बेस होगा, एक्यूट एंगल के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, इस बार बेस बीसी परपेंडिकुलर है। क्या सभी को ये चीज समझ में आई मैंने कैसे चेंज किया? यस मैम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट? मैम रिपीट कर दो। हाँ ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। मैं अपनी तरफ से एक डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, मैंने एक डायग्राम बनाया, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हूँ। चलो इस तरीके से ले लेते हैं, थोड़ी सी ना मैं उसकी वैल्यू चेंज कर देती हूँ। इमेजिन करो एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, अब मैं बोलूं भाई इसमें मुझे हाइपोटेन्यूज क्या होगा। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज की डेफिनेशन है साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल। जो राइट एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड ही हाइपोटेन्यूज है। इसके अपोजिट क्या है? पी आर। सो हाइपोटेन्यूज हो गया यहाँ पे पी आर यार। नेक्स्ट देखते हैं, मैं बेस की बात करूं। देखो अभी मैं यहाँ ना एंगल पी के अकॉर्डिंग चेक कर रही हूँ। एंगल पी से मेरे को चेक करना है। एंगल पी से चेक करने का मतलब है कि एंगल पी मेरा एक्यूट है यहाँ, जिसके रिगार्डिंग मैं चेक कर रही हूँ। एक्यूट तो दोनों होंगे भाई, एक्यूट पी भी है एक्यूट आर भी है, बट मैं अभी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग चेक कर रही हूँ? एंगल पी के कॉरेस्पॉन्डिंग। सो पी के अकॉर्डिंग करना। अब बेस की डेफिनेशन, हाँ बेस की डेफिनेशन क्या है? बेस पी क्यू हो जाएगा। हाँ, साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल से चिपकी हुई साइड कौन सी नजर आ रही है भाई आपको? यही तो है जो इस पे चिपकी हुई है, टच हो रही है जहां पे एक्यूट एंगल। किस पे? ये वाला। आपको नजर आ रहा है सभी को? यस क्या? मैम। सॉरी सॉरी ये गड़बड़ हो गई। ये वाला नजर आ रहा है, पी आर तो हाइपोटेन्यूस है। पी क्यू, पी आर तो हाइपोटेन्यूस ऑलरेडी हो गया ना। पी क्यू बेस हो जाएगा। लास्ट है परपेंडिकुलर। भाई परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या है? परपेंडिकुलर की डेफिनेशन है साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल। ये डेफिनेशन याद रखना, बहुत काम आएगी। अभी तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, बट प्रैक्टिस के साथ आप देख लोगे। तो ये एक्यूट एंगल है जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मैं चेक कर रही हूँ। इसकी अपोजिट कौन सी साइड है बेटा? आर। अभी क्लियर है सभी को कैसे चेक करना है एंगल के अकॉर्डिंग? बताइए। आपको ना हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि आपको किस एंगल के अकॉर्डिंग चेक करना है, सो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। अब इसी तरीके से अगर मैं आर से चेक करती, अब मैं पी की जगह आर से चेक कर रही हूँ बेटा। आर इज माई एक्यूट एंगल नाउ। तो अगर आर एक्यूट है तो हाइपोटेनिस तो चेंज होना नहीं है, हाइपोटेनिस तो पी आर ही रहेगा। अब बेस क्या रहेगा? आर के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ, मतलब कौन सी साइड बेस होगी अब एंगल आर के अकॉर्डिंग? ये आर क्यू, हम क्यू आर। क्यू आर या आर क्यू? परपेंडिकुलर रहेगी इसके अपोजिट, आर के अपोजिट साइड। आपको दिख रहा है पहले जो बेस था परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन गया। तो दो ही चीजें चेंज होती है हमारी, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, यस मैम। यस मैम। इसको नोट डाउन करो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो देखते हैं। अगली स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा, उतार लिए सभी ने ये? मैम ये ठीक है, चलिए। अब क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा? क्वेश्चन कुछ नहीं आता, सिंपल वैल्यू गिवन होती है आपको। जैसे यहाँ गिवन है, आपको साइड की वैल्यू गिवन है। क्या पूछा है? आइडेंटिफाई बेस एंड परपेंडिकुलर इन द गिवन फिगर फॉर एंगल आर एंड पी। एंगल आर और पी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप बेस और परपेंडिकुलर बताओ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एंगल आर की,
एंगल पी के अकॉर्डिंग। तो पी के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर की जो भी वैल्यू है वो आप चैट सेक्शन में लिखिए। मैम आप एक बार पीछे वाला पेज दे देंगे? ओके 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 ओके, चलो ये रहा। ओके, मैंने देखा नहीं, ठीक है, कर ली नोट डाउन। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा बेटा। डन। चलिए, अब मैं बोल रही हूँ कि सवाल किस तरीके से आएगा। मेरा सवाल आप लोगों से ही है। इसने बोला है एंगल पी के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर क्या है। चैट सेक्शन में लिखो आंसर क्या आएगा। अकॉर्डिंग टू एंगल पी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। नहीं ऐसे नहीं, आपको वैल्यू गिवन है ना इस बार। नहीं नहीं ऐसे नहीं बेटा, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, आपको वैल्यू बतानी है। आपको साइड की वैल्यू बतानी है, नेमिंग वाली नहीं करनी, समझे। हाँ ऐसे लिखना है। बेस की और परपेंडिकुलर दोनों की वैल्यू बताएंगे, सभी बच्चे लिखेंगे, सभी के सभी बच्चे। फिर मैं इसी टाइप का क्वेश्चन पोल में दूंगी ताकि पता चल जाए कितना आ गया आपको। हाँ बेटा सबको लिखना है। ओके ठीक है, हाँ डायरेक्ट ऐसे लिखो, बी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू दिस। हाँ बढ़िया। अब मैं बताती हूँ, काफी बच्चों का सही है। तो पी के अकॉर्डिंग मुझे इसने हाइपोट तो नहीं पूछी, हाइपोट क्योंकि चेंज भी नहीं होने वाली, वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। पी के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर होगा बेटा बिल्कुल इसके ऑपोजिट। एक्यूट एंगल के ऑपोजिट आपको आर क्यू नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू एंगल पी। बेस हो जाएगा जिसपे टच कर रहा है, हाइपोट को छोड़ दो, बेस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही एंगल आर से अगर मैं चेक करूं, अब मैं एंगल आर को एक्यूट मान रही हूँ, एंगल आर के अकॉर्डिंग आपका जो बेस है इस बार वो है 4 सेंटीमीटर और आपका परपेंडिकुलर इसके बिल्कुल ऑपोजिट 3 सेंटीमीटर। सभी को क्लियर है ना। कोई ऐसा बच्चा जिसे अभी कोई डाउट हो, कुछ भी। दे दो एक सवाल पोल में। यस मैम दे दीजिए। ठीक है, तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं डायग्राम बना रही हूँ एक। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, सो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एंगल ए के लिए, फॉर एंगल ए आपको बताना है परपेंडिकुलर एंड बेस क्या होगा। मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख देती हूँ कुछ, 13, 12, 5। ठीक है, तो आपको परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू बतानी है। मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ, चलो एक ही वैल्यू बताओ, मैं सिर्फ आपसे इसमें पूछ रही हूँ परपेंडिकुलर की वैल्यू। ठीक है, बेस की नहीं बतानी, ओनली परपेंडिकुलर बतानी है। तो आपके ऑप्शंस हैं
बताओ एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो? I have done, ma'am. वेरी गुड। मैम पोल रिजल्ट नहीं शो हो रहा। नहीं शो हो रहा? I have done, ma'am. मैम रिजल्ट शो नहीं हो रहा। अभी देखो। यस मैम, दिख गया। सबका ठीक है, बढ़िया। एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो? गलत नहीं करना बेटा, क्योंकि गलत मैं अब एक्सपेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे पूछा नहीं है, दैट मीन सबको आ गया समझ। सभी को करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में है ना, सबको। मैं बार बार बोल रही हूँ, बिल्कुल नया टॉपिक है ना, कभी नहीं पढ़ा आज से पहले, सब कुछ न्यू है। तो जितना हो सके आप क्वेश्चंस भी पूछिए। एक्सक्यूज मी हाँ मैम, परपेंडिकुलर बताना। हाँ, परपेंडिकुलर बताना है बेटा, एंगल ए के अकॉर्डिंग। ओके। बेटा 16 से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? क्लास में 28 स्टूडेंट्स हैं, और 28 में से अगर सिर्फ 16 बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्या? बेटा क्लास लीव करके सो जाओ। मुझे यहाँ अगर प्रेजेंट हो तो सबके आंसर्स चाहिए। वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने आंसर अभी पोल सेक्शन में कर दिया है। जिन्होंने कर दिया है हैंड रेज ही रखना, 16 बच्चे मुझे दिखने चाहिए। बाकी जिन्होंने नहीं किया उनके मैं नाम ले लेती हूँ, जिनका हैंड रेज नहीं है। 16 बच्चे हैं ना? सागर के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपका आंसर नहीं आया अभी। बेटा क्लास में हो तो आंसर करो। ये एक और है, झूठ मत बोलना बस। विपिन के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या प्रॉब्लम है? आप क्लास में हो तो आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? आप हैंड डाउन कर दीजिए। मतलब नाम ले लेके आप मुझे बोलना पड़ेगा? छोटे बच्चे हो आप। क्लास ज्वाइन करी है, दैट मीन्स आंसर भी करना है। यस, 19 में पहुंचा, अभी भी पूरा नहीं हुआ। 30 स्टूडेंट्स हैं अभी क्लास में। 30 में से अगर सिर्फ 20 बच्चे आंसर कर रहे हैं, बाकी 10 बच्चे का है। नेक्स्ट टाइम से मेरा काम रहेगा कि नाम देख देख के फिर मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी जो आंसर नहीं करते पोल में। हाँ देखो, अब आया ना 22। अब आपकी क्लास से ही सबसे कम बच्चे पोल में आंसर करते हैं। जितनी स्ट्रेंथ रहती है उससे आधे बच्चे भी नहीं कर रहे। गुड। चलो मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो एंगल, हाँ एंगल ए मैम के बी। अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर रहेगा, बिल्कुल एक्यूट। जिसका पूछा है एंगल ए से पूछा है, उसके अपोजिट कौन सी साइड है भाई? बीसी है। बीसी मतलब 12 सेंटीमीटर, और ये है हमारी परपेंडिकुलर। इसी के लिए बेस पूछती तो 5 सेंटीमीटर हो जाती एस। सभी को क्लियर है? एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ पोल में, इसमें भी आपको यही चीज बतानी है। तो क्वेश्चन है, ये डायग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस। बेस की वैल्यू बतानी है अकॉर्डिंग टू एंगल के। के अकॉर्डिंग बेस की वैल्यू क्या है? मैम आई हैव वेरी डन। गुड। Done, ma'am. चलिए अभी तक सबका ठीक है।
मैम डन। गुड। के अकॉर्डिंग बतानी है। तो अभी अभी दो बच्चों ने गलत कर दिया। बेस की वैल्यू, वैल्यू ऑफ बेस, नॉट परपेंडिकुलर बेटा, बेस। फिर वही क्या मुझे बार बार फिर हैंड रेज कराना पड़ेगा बेटा? कुछ सॉल्व करना है इसमें? कुछ सॉल्व नहीं करना, आपको देख के पता चल रहा है। पोल रिस्पॉन्स आगे बढ़ाइए, 17 से अब क्यों नहीं जा रहा? लास्ट क्वेश्चन में 23 आए थे। जल्दी बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अब देखो पोल रिस्पॉन्स से क्या पता चलता है, कितने बच्चे क्लास में जो सुन रहे हैं, इतना इजी टॉपिक चल रहा है, के बाद भी 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गलत कर रहे हैं, है ना? पोल का मीनिंग क्या है? पोल से भाई आपको आपकी असलियत पता चल जाती है ना, कि कितना समझ में आया है जो कर रहे हो, सुन भी रहे हो ढंग से या नहीं सुन रहे। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बिल्कुल बेटा, एंगल के अकॉर्डिंग के किस पे टच कर रहा है? देखो 13 तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगी, तो टच किसके कर रहा है? 13 के अलावा, 13 के अलावा ही 12 को टच कर रहा है। दैट मीन्स जो इसका बेस होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, बेस इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा? ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होने वाला है आगे तक, आगे तक यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। हर एंगल, जैसे ही हमारा एक्यूट एंगल चेंज होगा, आपके साइन कॉस टेन जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, अब आता है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम तो आप ऑलरेडी कई बार कर चुके हो। अब यहाँ पे क्यों नीड है, यहाँ पे जरूरत पड़ती है, हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने में पाइथागोरस बहुत यूज होता है। क्यों होता है भाई? मुझे आप लोगों को पता है ना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अभी हमने क्या किया बेटा, मेरे पास तीनों साइड होनी चाहिए, तभी तो मैं रेशियोज बता सकती हूँ ना, परपेंडिकुलर, हाइपोट, बेस का क्या रेशियो, आपस में क्या रिलेशनशिप है रेशियो के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए मुझे तीनों साइड मिलना जरूरी है। अब ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि आपको सिर्फ दो साइड गिवन हो। अगर मेरे को सिर्फ दो साइड गिवन है, थर्ड निकाल सकते हैं किससे? आपको पता है कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो तो हम वही तीसरी साइड है उससे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको आती है, बट ये हर जगह आपको यूज करनी पड़ेगी मैक्सिमम टाइम। ठीक है, सो आपको पता है हाइपोट स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला याद करना है। कहाँ अप्लाई होगा? सिंपल से क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला है भाई हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू हो। अब जरूरी नहीं है हाइपोट की ही वैल्यू हमेशा आपसे पूछी जाए, तीनों में से किसी भी साइड की पूछ सकते हैं। यहाँ हाइपोट की है, परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पे एंगल एम पे लगा हुआ है ना? क्यों लगाया मैंने एंगल एम पे? ताकि आप कुछ भी वैल्यू ना रखो। एंगल एम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लेंगे आप? 12 है ना? बेस की वैल्यू लेंगे 9। समझ गए? 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81। दोनों को ऐड कर दीजिए, 225 मैम इसमें आंसर है 225।
हाँ, हाइपोट की वैल्यू बताओ। 225 किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है? 225 किस नंबर का स्क्वायर रूट है? हाँ, बट किसका स्क्वायर रूट है? उधर जाके स्क्वायर रूट होगा ना, स्क्वायर जाके उधर स्क्वायर रूट बनेगा। भाई कौन से नंबर का स्क्वायर रूट है? मैंने बोला था बेटा, याद होना चाहिए। यस 15। इतनी देर में आंसर नहीं, क्विकली, टाइम सेव करना है ना हमें। तो 15 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेन्यूज आ गया। सभी को क्लियर है? कैसे निकालना है? बहुत ही इजी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ पोल में, करेंगे सभी, पाइथागोरस से रिलेटेड है। अगर सबने नोट डाउन कर लिया है तो बताइए। Yes, ma'am. चलिए फिर आपका क्वेश्चन है, एक मिनट वेट करना। आपका क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेकंड जो है आपका, सेकंड एग्जांपल यही आपका क्वेश्चन है। आपको इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू बतानी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू। ठीक है, ये ऑप्शन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इन द गिवन फिगर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, सभी को पता है, और निकालिए। बेटा इसको अगर गलत कर रहे हो तो फिर क्या ही करोगे आप बताओ। पाइथागोरस थ्योरम शायद मेरे ख्याल से फिफ्थ या सिक्स क्लास में कभी भी आ जाता है, फिफ्थ में आ जाता है शायद। मैम आई हैव ओके, गुड। 3 में से 2 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। I have done, ma'am. गुड, बट ये कौन से ऐसे दो बच्चे हैं जो पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लगा रहे हैं बेटा प्रॉपरली? बताइए। अब देखिए, आप L1 के बच्चे हैं और फिफ्थ क्लास का टॉपिक दिया है मैंने आपको। आपसे Ma'am, don't. 5 लेवल्स नीचे का क्वेश्चन दिया है, फिर भी 3 बच्चे गलत कर रहे हैं। आप सोच रहे हो आप किस लेवल पे हो अभी? आप 10th में हो लेकिन आप फिफ्थ क्लास का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। 4 बच्चे जो हैं, 9 में से 4 बच्चे। Ma'am, बस दो. हाँ हाँ, कर लो बेटा। मैम डन। गुड। देखिए जरा, ये क्वेश्चन गलत करने का मतलब, मैं किसी फिफ्थ क्लास के बच्चों को ये दे दिया मैंने, वो भी आपसे आपसे करेक्ट आंसर दे देगा। ये जो 5 बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा, तो अपना लेवल इतना भी मत करो। L1 में ऐसे ही नहीं रखा है ना आपको कि हम ही कंफ्यूज हो जाए, भाई L1 में रखने लायक है? बताइए। 8 स्टूडेंट्स का रॉन्ग है। 8 बच्चे ऐसे हैं जो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा रहे हैं, वो भी L1 के बच्चे। I have have done, done. ma'am. वेरी गुड। सिर्फ 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो करेक्ट कर रहे हैं।
मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। बेटा लीव करके दोबारा ज्वाइन करो जल्दी से। हो मैम। हो गई? यस मैम। ठीक है, चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। हो गया क्या सभी का? फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। चलिए, तो आप लोगों ने यहाँ पे लगाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोट स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोट आपको गिवन है ऑलरेडी 25, है ना, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूस ही होती है। परपेंडिकुलर इज आपको फाइंड आउट करना है, एंड योर बेस इज 24 सेंटीमीटर। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576। उधर जाके ये सब्ट्रैक्ट होगा तभी तो परपेंडिकुलर आएगा। Yes, ma'am. ये आया 49। कुछ ऐसे स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यही आंसर कर दिया भाई कि पी का वैल्यू 49 आया। आप पहले थोड़ा दिमाग लगाओ, कभी भी परपेंडिकुलर हाइपोट से बड़ा हो सकता है। मैंने क्या बताई हाइपोट की डेफिनेशन? हाइपोट की डेफिनेशन है लॉन्गेस्ट साइड या लार्जेस्ट साइड जो होगी वही हमारी हाइपोट होगी। तो अगर हाइपोटेन्यूस यहाँ 25 है, क्या परपेंडिकुलर 49 आ सकता है? इज इट पॉसिबल? हाँ, तो स्क्वायर लगाना भूल गए क्यों? आप लोग खुद ही दिमाग में सोचो ना, थोड़ी थोड़ी जो कॉमन सेंस वाली चीजें हैं कि क्या कभी परपेंडिकुलर हमारा हाइपोट से बड़ा आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो बेटा ये जो स्क्वायर है ये उस तरफ जाके स्क्वायर रूट होगा या नहीं होगा? अब 49 7 का स्क्वायर रूट होता है, परपेंडिकुलर आगे 7 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को या नहीं? यस Yes, ma'am. मैम क्लियर है। ठीक है, तो ऐसी गलतियां मत करो बेटा, जहाँ पे गलतियां करनी बनती ही नहीं है वहां तो मत करो, जहां बनते हैं वहां खुद बोल देती हूँ कि ठीक है क्वेश्चन मुश्किल है, नया टॉपिक है। अभी तो पुराना टॉपिक चल रहा है, अभी 5 साल पुराना। चलिए एक और क्वेश्चन दे दूं? Yes, ma'am. यस मैम दे दीजिए। चलिए इस बार सही करना सभी। योर सेकंड क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द गिवन फिगर। इस बार भी परपेंडिकुलर निकालना है प्लीज। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसको मत भूल जाना और वैल्यू निकालिए परपेंडिकुलर। I'm done. I have done. करेक्ट है, वेरी गुड, तीनों बच्चों का करेक्ट है। सभी का ठीक है, चारों बच्चों का ठीक है, गुड। वीडियो में मैं आपको बिल्कुल। चलिए 10 में से 9 का एकदम करेक्ट है। I have done, ma'am.
वेरी गुड बेटा, I have done, ma'am. गुड। इस बार सही हो रहा है। ऐसा है क्या कि अगर मैं एक टाइप का क्वेश्चन कराऊं फिर आपको वैसे ही सेम क्वेश्चन चाहिए होता है तभी आप सही करते हो? थोड़ा सा अलग हो जाए तो क्वेश्चन गलत। I have done, ma'am. वेरी गुड बेटा, Done, ma'am. वेरी गुड, वेरी। 30 में से ओनली 17 स्टूडेंट्स ने आंसर किया अभी। जल्दी करिए बेटा जिन्होंने नहीं किया, क्विक। अभी हम मेन टॉपिक में पहुंचे ही नहीं है। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट? परपेंडिकुलर निकालना है ना, सेम वही। हाइपोट स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोट इज 26 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, बेस इज 10 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर क्या होगा जल्दी से बताइए? स्क्वायर ऑफ 26। मैम 26 का मैम स्क्वायर है 76 676। 76 676 मैम। 676। 10 Yes, का ma'am. स्क्वायर 100। 100 इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा। ये कितना आ गया? 576। 576 अभी मैं हमने पिछले क्वेश्चन में ही सॉल्व किया था। Yes, किसका ma'am. स्क्वायर? 24 का स्क्वायर। 24। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए। तो ये बेटा आपको क्यों इसमें इतना फोकस करा है वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा कि भाई क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यूज होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। चलिए अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ से अब आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाता है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? इसका मीनिंग है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का जो रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइड का रेशियो का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर हाइपोड का रेशियो, हाइपोड परपेंडिकुलर, बेस हाइपोड, इन सबका जो रेशियो होगा ना वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। ठीक है, साइड यही तो है। आगे क्या बोला है? 3 टाइप के मेन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस और टेन। देखो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में साइन लिखते हैं, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, और बाकी तो टोटल तो 6 होते हैं। टोटल आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी बने कैसे? ये आपके तीनों साइड से ही बने। मींस आपका जो परपेंडिकुलर हाइपोड का रेशियो रहा होगा, या हाइपोड और परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोड, या बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो रहा है ना उसको हमने नेमिंग कर दी कि भाई अगर मैं बेस और हाइपोड का रेशियो ले रही हूँ तो इसको मैं साइन बोल देती हूँ।
समझे? नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, रेशियो को देना पड़ेगा या नहीं? अगर मैं बेस और हाइपोट का, परपेंडिकुलर और हाइपोट का रेशियो ले रही हूँ ऊपर, और एक बार मैं हाइपोट और परपेंडिकुलर, भाई इसमें मैं डिफरेंस कैसे करूंगी? तो इनको कुछ ना कुछ नेम देना पड़ेगा या नहीं, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि मैं किस वाले साइन रेशियो की बात कर रही हूँ। तो उसी के लिए नेम आई साइन कॉस टेन। तो मेन हमारे ये 3 होते हैं, बाकी के जो 3 होते हैं वो इसी से ड्राइव किए जाते हैं, है ना। अगले जो 3 होते हैं कौन से? कॉसेक, सेक और कॉट, ये इन्हीं से डिराइव किए जाते हैं, साइन कॉस और टेन से। तो मेन आपके 3 होते हैं, बट बाकी के जो 3 है वो इन्हीं से डिराइव किए जाएंगे। अब ये होता क्या है, चलो एक एक करके देखते हैं। मैं CAB एंगल की बात कर रही हूँ, एंगल CAB मतलब मैं एंगल A की बात कर रही हूँ। एंगल A के अकॉर्डिंग आपका जो बेस है बेटा वो AB है, परपेंडिकुलर इज BC, हाइपोट इज AC। अब आपको समझ में आया क्यों स्टार्टिंग में आपको एंगल्स के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोट सिखाए थे? क्योंकि अब वो काम आने वाले हैं आपके। यहाँ सभी को क्लियर है कैसे हमारा बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोट हमारा एंगल A के अकॉर्डिंग आए? ऑलरेडी सीख चुके हैं हम। चलिए, अगर क्या बोला है, देयर that thereby taking angle C in place of angle A, the position of side changes. Obviously, अगर मैं C की जगह एंगल A ले लूं, सॉरी A की जगह एंगल C ले लूं, तो आपको साफ नजर आ रहा है ना कि जो पोजीशन है हाइपोट की तो चेंज नहीं हुई, बट परपेंडिकुलर और बेस की जो पोजीशन है वो अब ऑपोजिट हो गई, मतलब एक दूसरे से इंटरचेंज हो चुकी हुई है या नहीं? अब पहले वाली यहाँ पे देखो, परपेंडिकुलर BC है, अब परपेंडिकुलर AB है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे एंगल चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला, मैंने क्या बोला भाई, तो मेरे को नाम देना है। मैं अगर परपेंडिकुलर हाइपोट का रेशियो देख रही हूँ तो उसको साइन ए बोलते हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया भाई, परपेंडिकुलर हाइपोट का कहीं पे भी रेशियो आएगा ना तो उसको मैं साइन बोल देती हूँ। मैं ए की बात कर रही हूँ, साइन ए का मतलब है एंगल ए के लिए। अगर यहाँ साइन सी होता तो सी के अकॉर्डिंग फिर परपेंडिकुलर हाइपोट का रेशियो चेंज हो जाता। ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है बेटा, इसके ऑपोजिट BC, और इसके लिए हाइपोट क्या है, AC। तो साइन ए की वैल्यू देखो, साइन का फॉर्मूला ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट। ये आपको लर्न करना है। देखो मैं ट्रिक भी बताऊंगी, ट्रिक भी है इसकी, बहुत इजी ट्रिक है। ऐसे तो आप याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझे भी अभी भी ट्रिक से ही याद है, क्योंकि ऐसा बार बार याद करना क्या था। ट्रिक बहुत इजी, इसकी हम सीखेंगे। बट फिलहाल साइन ए का जो फॉर्मूला है, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट। वैसे कॉस ए का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोट। तो एंगल ए के लिए बेस है AB, हाइपोट तो चेंज होनी नहीं है। टेन का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AC। ये 3 चीजें आपको क्लियर है? क्या मैंने बोला आपको भी आती है? फिर Yes, बहुत ma'am. बढ़िया। ये फॉर्मूले बेटा आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैंने बोला ना कुछ हम नाम देते हैं, तो यही वो नाम है। यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब इसका कॉसेक, सेक और टेन, कॉट है ना, ये ऑपोजिट होता है। देखो कॉसेक हमेशा साइन का ऑपोजिट है। साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, P अपॉन H, ये है H अपॉन P, उल्टा हो जाता है। समझ रहे हो? साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट है, तो कॉसेक हो जाएगा हाइपोट अपॉन परपेंडिकुलर, तो डायरेक्ट वैल्यू रिप्लेस कर दे AC अपॉन BC। सेम सेक होता है हमारा कॉस का ऑपोजिट, कॉस है यहाँ बेस अपॉन हाइपोट। अगर कॉस बेस अपॉन हाइपोट है तो सेक क्या होगा, इसका ऑपोजिट कर दो, क्या होगा? Hypotenuse upon my base. यस, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, मींस AC अपॉन AB। कॉट होता है टेन का ऑपोजिट। टेन अगर हमारा देखो यहाँ से कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो 10 बता सकते हो 10 क्या रहा होगा? 10 का फॉर्मूला यहाँ से देखिए। Yes, ma'am. P upon my B, perpendicular upon my base. समझ गए ना कैसे हो रहा है? तो इसीलिए बोला है कि जो आपके 3 है वो मेन है, बाकी उसी से डिराइव होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। सो यही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। समझ गए सभी? यही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और यही आपके हर जगह यूज होंगे।
ये वाला, ये जो समरी वाला पेज है, ये सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ट्रिक वगैरह समझाऊंगी कि हम इसको याद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो। गुड तो नाइट आज की मैम। क्लास यहीं पे एंड करते हैं।